बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। हमारे जांबाज नौजवान साहित्यकार जिनको आप भली भांति जानते हैं, श्री रणविजय राव जी, जो लोकसभा कार्यालय में हैं और साहित्य के मर्मज्ञ बनते जा रहे हैं। कविताएं भी लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं, आलेख भी लिखते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी साहित्य की यात्रा कर ली कि मेरा मन हुआ कि इनसे जरूर पड़ताल की जाए कि ये कैसे इतना काम कर पा रहे हैं और कैसे इतनी साहित्य सेवा इनसे हो रही है। तो स्वागत है राव साहब। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दे दिया हमें। कम सूचना पर ही हमारे कार्यक्रम होते हैं, ज्यादा देरी से या बहुत पहले से अगर कार्यक्रम बनाया जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आज हम आपकी साहित्य यात्रा की पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं कि साहित्य की तरफ आप उन्मुख कैसे हुए और कब हुए और किसकी प्रेरणा से हुए, पृष्ठभूमि क्या है? जी, साहित्य की तरफ तो एक घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। बाबूजी शिक्षक रहे हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उनका एक संस्कार रहा है शुरुआत के दिनों से ही, बचपन से ही कुछ न कुछ कहानियां पढ़ने को देते थे या पत्रिकाएं लाते थे, अखबार लाते थे। तो संडे मैगजीन जो होता है रविवारी, जिसमें बालवाड़ी होती है, तो वो उस तरह से पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक चीज जो बाबूजी ने मुझे बताया और संस्कार दिया कि कुछ भी दिखे पढ़ा पेपर किसी भी तरह का, तो कम से कम उठा कर देखो कि क्या चीज है, तुम्हारे काम का तो नहीं है। तो ये जो उन्होंने संस्कार दिया, ये जो उन्होंने बताया, ये मेरे लिए आज भी बहुत ही मायने रखती है और बहुत ही प्रेरक का काम करती है, प्रेरणा देती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहीं बेकार पड़ा हुआ चीज भी होता है, हम कूड़े में डालने के लिए होते हैं, अचानक दिखता है तो इतनी महत्वपूर्ण बात उसमें लिखी होती है जो जीवन की दिशा को मोड़ देती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी माँ ऐसी ही बड़ी अनुशासन प्रिय थी। कड़क तो नहीं थी बट अनुशासन प्रिय थी। वो एक भी कागज के टुकड़े को बाहर नहीं जाने देती थी, पता नहीं क्या चीज लिखी चली जाए। और वो अंत में जब ऐसा लगता था कि कागज किसी काम का नहीं है तो उसे मटकी में, बड़ी बड़े मटके थे उनके पास, उसमें वो भिगो के, पानी डाल के भिगो के रख देते। उसके बाद उसकी कुटाई करके, और वो उससे बहुत सारे मॉडल हैं, टोकरी है या इस तरीके की चीजें बनाना सिखाती थी, खुद भी बनाती थी और आसपास के सारी लड़कियां जो है ना आकर के सीखा करती थी। तो ये सच है कि बुजुर्गों को के दिए संस्कार हमें हमेशा जीवन भर काम आते हैं। पहली रचना कब लिखी? और पहली रचना मेरी 12वीं में छपी थी, जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एक हमारे 2-3 साल सीनियर थे कॉलेज के, वो एक पत्रिका निकालते थे जी। वो वहां छपी थी। उसके बाद फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई, जो मुझे मतलब एक तरह से वो दिशा दे गई लेखन की ओर, दिशा दे गई। ठीक है जी हाँ। वो था प्रतियोगिता विकास करके पत्रिका आती थी पहले, अभी भी आती है प्रतियोगिता दर्पण। तो दर्पण तो नहीं, लेकिन प्रतियोगिता विकास आती थी उस समय। दोनों बहुत अच्छी पत्रिकाएं मानी जाती थी उस समय। और उसमें एक निबंध प्रतियोगिताएं तो के संबंधित सामग्री तो होती ही थी, साथ में हर अंक में एक निबंध प्रतियोगिता वो आयोजित करते थे। और वो निबंध प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार से वो नवाजते थे लोगों को। तो उसमें मैंने एक बार विषय पहले दे देते थे वो पहले अंक में कि आगामी अंक में का विषय ये है। तो उस हिसाब से मैंने लिखा और उसमें प्रथम पुरस्कार मिला और मेरे फोटो के साथ वो आलेख छपा वहां पर। और तो ये मेरे लिए बहुत मतलब एक नई दिशा मुझे मिली मेरे लेखन की। फिर उसके बाद मैं 12वीं के बाद में दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद तो फिर मत पूछिए, मैं इतना लिखना लगा कि हिंदुस्तान ने मुझे कॉलम दे दिया। मैं कॉलेज के दिनों की बात कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन में जब था,
वो युवा जगत पेज में कॉलम दे दिया, फिर नवभारत न्यूज में लिखने लगा, राष्ट्रीय सहारा में आया, जनसत्ता में लिखा। तो इस तरह से फिर वो एक सिलसिला शुरू हो हो गया ना। एक्चुअली प्रतियोगिता दर्पण के निबंधों को लिख लिख करके आपका भाषा का, प्रवाह का और शैली का परिमार्जन हो गया। जी, तो कह सकते हैं जी। वो बड़ा काम आएगा आपको, जी क्योंकि मैंने आपकी कविताएं देखी हैं और आपके व्यंग पढ़े हैं, तो उनमें एक अलग ही शैली झलकती है जो बहुत निकटस्थ होती है और बहुत साधारण तरीके से साधारण जनमानस में बैठ जाने वाली चीजें होती हैं। तो ये अब इसका रहस्य पता चला कि आप निबंध प्रतियोगिता से अपनी शैली और भाषा का परिमार्जन किए थे। जी। बहुत अच्छा। तो उस दौरान कॉलेज के दिनों की बात है कि कई प्रतियोगिताएं होती थी और कई मुझे क्या बोलेंगे उसको, ये पुरस्कार भी मिले थे। पुरस्कार तो मिलते थे, साथ में स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिलती थी मुझे कई। तो वो है कि कुछ एग्जाम पर परीक्षा लेके करते थे या फिर कहीं मार्कशीट पे आधार पर देते थे, इस तरह। और उसके बाद जब मैं लिखने लगा तो काफी लिखा, मतलब समसामयिक विषयों पर तो खूब लिखा। अखबारों में कॉलम आते थे, फिर साथ में कि एक ही हफ्ते में कभी 2-2, 3-3 अखबारों में आ रहे हैं। तब तो सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल था नहीं, तो उस दौर में आप समझ सकते हैं कि पत्रिकाओं में, बड़े अखबारों में छपना और कितने बड़ी बात होती थी। कठिन काम था। 10 को लिखो तो एक छापता था। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कमी थी कि हम कविता लिखते थे, तो कविता तो ज्यादा छापी नहीं जाती, लेकिन फिर भी चलिए वो दौर गुजर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। आप से अब मैं खुलासा करना चाहूंगा कि आपने वास्तव में कौन कौन सी विधा में काम किया। व्यंग और कविता तो हमारे नॉलेज में है, सबके जानकारी में है, और किन किन जगहों पर आप छुपे रुस्तम की तरह साहित्य की लिखावट कर रहे हैं? नहीं, कहानी पर मेरा काम चल रहा है। करीब 7-8 कहानियां हैं हमारे पास और पत्रिकाओं में छपी भी हैं। फिर संस्मरण पर भी काम है, चल रहा है। अभी शुरुआत की नहीं है, लेकिन वो भी एक संचयन आएगा संस्मरणों का। और उपन्यास पर भी आधा अधूरा, लॉकडाउन की ये है कि स्थिति, ये थोड़ा सा लाभ हमने इस तरह से लिया कि बाहर निकलना होता नहीं था, तो कुछ न कुछ पढ़े लिखे, ये काम चल रहा था, बच्चों के साथ समय बिताएं, यही सब। उस समय उपन्यास भी एक हमने शुरुआत की है, तो आधा अधूरा है। तो कहानियों पर और उपन्यास पर भी काम चल रहा है। और बहुत सुंदर। देखिए कितना ऐसी पड़ताल करने से नई नई बातें निकल के चली आती हैं। हमें पता है आप छुपे रुस्तम में कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होगा, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने देखा अनवरत पत्रिका में, जो आपने संपादन की आती थी संपादक के तौर पर। क्या बात है, बहुत कठिन काम है। मैं पत्रिका निकालता हूँ तो मेरे को दिखाई पड़ता है कि कितनी कठिनाई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संपादक के तौर पर आपने जो काम किया बहुत सराहनीय भी है। जी, आप लोगों की, बड़े लोगों की शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, स्नेह है, तो सब कुछ हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि कभी न कभी, अभी तो प्रेम जी का सानिध्य या आशीष प्राप्त है, उनकी गाइडेंस मिल रही है, लेकिन हम चाहेंगे आपको जोड़ना पत्रिका में थोड़ा और गहराई के साथ। जी जरूर जरूर। तो जो आप काम कर रहे हैं, कविता पे कर रहे हैं, व्यंग पे कर रहे हैं, कहानी पे कर रहे हैं, उपन्यास पे कर रहे हैं, संस्मरण पे कर रहे हैं, और संपादन का कार्य भी कर रहे हैं। जी जी। इन सब में सबसे अच्छी, सबसे रुचिकर, सबसे प्यारी विधा कौन सी लगती है आपको? सबसे रुचिकर तो जैसे मतलब बहुत कम समय में और बहुत बड़ी बात या अपने अंतस की बात आप कह जाते हैं, तो वो कविता है। जी जी। और उसके बाद जैसे व्यंग है, व्यंग में की ओर, वैसे तो मैं पढ़ता था कॉलेज के दिनों से ही शरद जोशी का जो प्रतिदिन कॉलम आता था नवभारत टाइम्स में, वो बाबूजी बोलते थे कि इसको भी पढ़ो, ये जरूर पढ़ो, ये सब। तो इस तरह से वो व्यंग का जो संस्कार उस समय था, लेकिन लिखना शुरू नहीं हुआ। कॉलेज में जब आया तो मैंने हरीश नवल जी को सुना मंच से व्यंग पाठ करते हुए पहली बार, जब मैं दिल्ली आया तब की बात बता रहा हूँ जी। और उनका एक था बागपत के खरबूजे, तो उसमें बहुत हिट था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वहां से मैं लाइब्रेरी शिशु करा के भी पढ़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं व्यंग यात्रा से जुड़ा, और फिर ललित जी ने जोड़ा, ललित जी जो बहुत आज के डेट में लोकप्रिय व्यंग्यकार और कवि हैं, काफी लिख रहे हैं, धूम धड़ाके से लिख रहे हैं।
और करीब रोज लिख रहे हैं। तो ऐसे अग्रज का जब सानिध्य मिलता है, जब साथ मिलता है, तो कारवां रुकता नहीं है, आगे बढ़ता ही जाता है। और फिर लोग प्रेम मिलते जन्मेजय ही सर, लोग प्रेम मिलते जन्मेजय ही और जी कारवां हैं जो, चलता रहा। जी जी, प्रेम जन्मेजय जी हैं जो उन्होंने मतलब हमेशा एक तरह से मतलब, अब पता नहीं उनका ऊपर वाले का आशीर्वाद है या माँ बापू जी का आशीर्वाद है या फिर कुछ, मैं ये हूँ, मेहनत से नहीं डरता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है देखा कि मैंने। जो भी लिखूं थोड़ा सा अच्छा लिखूं, मेहनत करके लिखूं, बार बार उसको पढूं, मांझूं, तराशूं, उसके बाद लोगों तक बात पहुंचे। तो ये मेरी कोशिश होती है। मेरी इस बारे में एक छोटी सी सोच है कि जब आप कोई व्यंग लिख रहे हैं या कोई कविता लिख रहे हैं तो उसे किसी समकालीन या किसी अच्छे आथर के किसी रचना के साथ में मिला के पढ़िए। जी जी तो उससे आपको पता चलेगा कि उस रचना को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए अभी कितने सोपान बाकी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई नहीं, अच्छा है, जारी रखिए प्रयास। अब कविता और कहानी के बीच में आपका झूलना कैसे होता है? कविता कहानी के बीच में तो वो तो साथ साथ ही चलता रहता है। कभी जैसे कभी कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ दिमाग में कहानी पढ़ते हुए या लिखते हुए कोई बात आई, तो वो थोड़े अंतराल में कविता भी एक बन जाती है। कहानी का तो थोड़ा सा लंबा है वो। मेरा मेरा ये होता है कि जैसे अगर कोई कहानी का प्लॉट है दिमाग में और मैं लिखने बैठूं, तो वो फिर पूरा करके ही उठता हूँ। हाँ, ठीक बात है। नहीं बेशक वो तो टूट जाता है। रात से सुबह सुबह तक हो जाए, तो वो है कि एक जो तारतम्यता है, जो रिदम है, जो पकड़ है और जो प्रवाह है कहानी में, वो बना रहता है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा सोचता हूँ। मतलब आपकी सोच और आपके कलम जी चलाने के बीच वही संबंध होता है जो किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और तबले के या ड्रम के साथ जी होता है। जी जी जी, बिल्कुल। अगर एक बार तारतम्य टूटा जी जी, तो फिर काफी देर लग जाती कई बार। काफी देर लग जाती, काफी देर लग जाती है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई स्मरण हो या आपके पास पुस्तक अवेलेबल हो तो कोई एक छोटी सी कविता आप हमें सुनाएं जो आपको बहुत रुचिकर लगती हो, जी जी, जरूर जरूर। जिसे कहते हैं मोस्ट फेवरेट पोएम। जी जी, ये कविता है बाबूजी। और ये मेरे बाबूजी आजकल थोड़े से बीमार रहते हैं। बीमार ये मतलब उस मायने में नहीं कि उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य है। लेकिन वो हृदय का जो होता है वो हाँ, आयु ब्लॉकेज। के साथ साथ कुछ ना कुछ जी तो लगता रहता जी है। जी। तो उससे जो उनका जो संस्कार रहा है और जो मैंने बचपन से उनको देखा है जिस तरह से, वो एक कविता के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ। जी। शीर्षक है बाबूजी। याद है मुझे बचपन के वे दिन, जब कभी आते थे शहर से बाबूजी, लाते थे मेरे लिए लेमन जूस, लाल गुलाबी रंग के। खुशी से मैं तब बांसों उछल जाता था। बड़ा होता गया मैं, जैसे जैसे गंभीर होते गए बाबूजी भी। ऐसा मुझे तब पता चला जब लकीरें पड़ने लगी उनके माथे पर, किसी बात पर या फिर किसी चिंता में तनने लगती उनकी भ्रिकुटियां भी। माँ के ताने उलाहने या घर परिवार की किसी बात पर। खेती किसानी में न जाने कितनी बार बर्बाद हुई फसल, न जाने कितना हुआ नुकसान। ऐसे में थके हारे लौटते थे जब घर, बैठे रहते अकेले कुर्सी पर दालान में, देखते रहते एकटक न जाने क्या, सोचते रहते मन में न जाने किस किस की कौन कौन सी जरूरतें। इतना होने पर भी नहीं खोया कभी धैर्य, धूप बारिश या कभी ओले पड़ने पर भी नहीं हारी कभी हिम्मत। जब होता उनका ध्यान भंग, बुलाकर पूछते हम भाई बहन से पढ़ाई लिखाई के बारे में, समझाते देर तक पढ़ाई का महत्व लगन परिश्रम और ईमानदारी का भी। हम सुनते रहते उन्हें
सिर झुकाए चुपचाप। आज जब पीड़ित हैं बाबूजी हृदयाघात से, समझाता हूं मैं, बताता हूं उन्हें डॉक्टर की नसीहतें, खाने पीने के बारे में, उठने चलने के बारे में, सावधानियों के बारे में कि संभल कर रहना है, परहेज बरतना है। चटखारे लेकर खाने वाले बाबूजी, स्वाद के शौकीन बाबूजी, एहसास करते हैं अब चूक कहाँ हुई, किस बात में, किस मोड़ पर होते हैं जब अकेले बाबूजी, या टहलते रहते हैं सामने वाले पार्क में, सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, शायद यही कि क्या खोया या पाया, क्या गंवाया या कमाया, क्या बचाया या उड़ाया, क्या कर सकता था जो नहीं किया। अब जब मैं खुद बन गया हूँ पिता, मैं समझ पाता हूँ उनकी चिंता का कारण, उनकी चढ़ी हुई भौहों का कारण, तनी हुई भ्रिकुटियों का कारण। अब जब मैं भी बन गया हूँ पिता, अब जब मैं भी समझ बन में गया हूँ पिता। समझ में आता है अब। जी संयोग से मुझे पिता के बारे में लिखने का अवसर मिला। जी शायद आपको या किसी के सामने नहीं सुनाई हो। तो मैंने पिता को काफी दूसरी दृष्टिकोण से देखा। जी जी तो वो स्तुत्य रूप जी है। जी बिल्कुल। तो आपके साथ साझा करता हूँ। जी जरूर, स्वागत। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, क्या तुम बात, सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, बहुत बढ़िया। तुम शीत निशिकर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक, बहुत बढ़िया। तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, बहुत तुम बढ़िया। तुम प्रेमार्णव, तुम सुख किलोल, और मेरे अधरों के प्रथम बोल। क्या बात, तुम प्रथम उंगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा कर, तुम पहला जग, क्या तुम बात। प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग। नट तुरंग मतलब घोड़ा बन के। जी जी मेरे सुख हित तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकार, बहुत बढ़िया। तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग। बहुत तो बढ़िया। ये स्तुत्य लिखा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कविताएं तो ऐसे भी, कविताएं गजल तो मतलब मन को बिल्कुल छूती हैं। सही सही कह रहे हैं आप, ये ऐसे मेरा मन रखने के नहीं लिए। नहीं बिल्कुल, मैंने तो सुना भी है कई कई बार। अभी भी, अभी भी हम गुनगुनाते हैं कई बार वो गजल। प्यार जो मर जाएगा हाँ, प्यार जो मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा। यहाँ रह जाएगा, बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। प्रेम तो हर कहीं चाहिए, न सिर्फ पति पत्नी के प्रेम की बात है। प्रेम तो भगवान से भी प्रेम होना हर जगह, हर चाहिए, जगह। जी जी पिता से भी, जी भाई से भी, माँ से भी, सबसे होना चाहिए। तो प्रेम के बिना तो जिंदगी चलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंडिविजुअलिज्म जो चल रहा है उसमें प्रेम का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। तकनीक हमें नजदीक तो लेके आई है, दूरियां कम कर दी है, लेकिन हृदय की दूरियां बढ़ा दी। एक ही घर में हर कमरे में एक एक आदमी बैठा अपना फेसबुक व्हाट्सएप देख रहा है। तो एक मतलब दुनिया से जुड़ा हुआ है लेकिन परिवार से नहीं जुड़ा परिवार हुआ। से दूरी में है। जी जी कुल मिलाकर के जिन विधाओं पे आपने काम किया है उनमें पुस्तकाकार आपने कितनी प्रकाशन में कितनी लेके आए रचनाएं? जी। एक मैंने अगर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डिस्प्ले में भी अच्छा रहेगा। जी जी,
अभी है मैंने मतलब 4 कविता संग्रह आ चुके हैं, जिसमें 2 इंडिया नेट बुक से आए हैं कविता संग्रह। जी जी। और सबसे पहली कविता संग्रह मतलब पहला कविता संग्रह जो मेरा आया था वो 2015 में आया था। तो वहां से 2015 से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर 2017 में भी एक पुस्तक आई, जिंदगी इतनी सरल भी नहीं। तो ये एक, उसके बाद फिर एक जब तुम नहीं होती, ये कविता है। बहुत नायाब किताब आपने लिखी है, जी इसमें जी। जो कविताएं हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर कविताएं हैं। और ये पहली कविता संग्रह जो है वो पहला कविता संग्रह ये था, ये वाह। कशमकश। कश्मकश। तो ये इसमें है कि कॉलेज के दिनों का जो संघर्ष है और उसके बाद का जो संघर्ष है, वो कई सारी चीजें इस कविता संग्रह में है। और इस पे नामवर सिंह जी ने चर्चा की थी, जब सरभैया नामवर सिंह आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन दूरदर्शन पर उस समय तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक बात है। और मदन कश्यप जी और नामवर सिंह जी की बातचीत की थी, करीब 10 मिनट वो टेलीकास्ट भी हुआ था। जी। जी। तो इसके बाद फिर 2 कविता संग्रह और हैं, अभी पास में नहीं है तो जाके लाना पड़ेगा, खैर। तो वो और एक लोक कथाओं पर मैंने काम किया है, बिहार की लोक कथा। बिहार की लोक कथाओं पर, लोक कथा लोक कथाएं, बिहार की लोक कथाएं शीर्षक है, उसको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने छापा है। वो भी करीब साल भर का प्रोजेक्ट था और वो मैं लगा रहा उस पे, कई जगह से संकलन किया उसका और वो फिर आया और अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है उस पुस्तक ने और लोगों ने खरीदा भी है। तो अच्छा लगता है कि लोगों तक बात पहुंच रही है। जी। और उसके एक नवसाक्षर श्रृंखला के लिए भी हमने काम किया, अर्घदान की बेला, वो छठ पर, छठ से संबंधित वो पुस्तक है। वो भी काफी पुस्तक मेले में बिकी है, पिछले 2-3 पुस्तक मेलों में, तो अच्छा उसका रिस्पांस आया है। वो है कि 5वीं 6ठी तक बच्चे पढ़ते हैं तो वो जाने कि छठ की महत्ता क्या है, किस तरह से मनाया जाता है, कितनी शुद्धि बरती जाती है। तो इस तरह से वो बच्चा गांव से शहर आया है पढ़ने के लिए और फिर वो पढ़ाई करते करते नौकरी लगती है, फिर वो परिवार को भी, बहन को भी बुलाता है, माँ को भी बुलाता है, फिर वो सारा कुछ है। तो अच्छी कहानी बन गई है। ये 4 कविता संग्रह, एक कहानी, एक लोक कथा का संग्रह है, संकलन है और एक व्यंग संग्रह आने वाला है अभी। अच्छा। है वो अंतिम रूप दे दिया गया है उसको, देखते हैं कब आती है। और ये और उसके बाद फिर कहानी संग्रह पे लिखना है। एक संपादन का भी काम है किया है, वो डॉक्टर ललित के बेहतरीन व्यंग्य वो है, वो उसका संकलन, उस संकलन का संपादन मैंने। संपादन का कार्य तो आपका अनवरत में मुझे दिखाई पड़ा, तभी मैंने आपसे कहा कि आप तो छुपे रुस्तम हो। वो भी एक बड़ा काम था, अचानक मुझे मिला कि नहीं आप कर सकते हो क्या। मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल, मैं अगर मौका मिलता है तो मैं करूंगा। तो दिलीप तरबे जी और प्रेम जमेजा जी भी, उनसे बात हुई, कहा कि नहीं। तो फिर वो एक खाका हमने तैयार करके भेजा, इस तरह से करेंगे, तो उनको मतलब पसंद आया। तो उसके बाद फिर काम जारी। अच्छा लगा कि बहुत अच्छे जो देश के जाने माने व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, और सबने प्रेम जी पर मैंने लिखवाया उनसे और उन्होंने लिखा भी, सहर्ष उन तक बात पहुंची। हम प्रेम जी पर जब विशिष्ट व्यक्तित्व चुनेंगे प्रेम जी को, तो वो संपादन भी आपको ही करना होगा। ठीक धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा इस आपको। आपके अनुभव का फायदा उठाएंगे हम। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कविताएं तो आपने कहा अंतरात्मा से निकलती हैं, अंतस की आवाज होती हैं, तो उनमें तो कोई चुनाव की संभावना कम होती होगी। जी। वैसे मैं भी कविता लिखता हूँ, लेकिन अलग अलग सोच होती है सबकी, इसलिए इस पर पूछना चाहा मैंने। लेकिन कहानियां और व्यंग, इनमें विषय वस्तु और पात्र का चयन कैसे करते हैं आप? सामाजिक परिवेश से कैसे जुड़ते हैं आप इन चीजों में? नहीं, हम वहां से जो उसका कथ्य होता है, कथ्य को हम सामाजिक परिवेश से ही उठाते हैं, आसपास से, जो हम जो आम जिंदगी में जो हो रहा होता है, जिससे आदमी परेशान है, त्रस्त है, या कोई खुशी है किसी बात को लेकर, तो वो सब
समाज से, आसपास के परिवेश से ही हम उठाते हैं विषय, या फिर ये देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसी कोई घटना हुई हो, कुछ ऐसी बात है, कोई आंदोलन हो या कोई मांग हो बहुत दिनों से चिर लंबित चली आ रही है और लोग उससे परेशान हैं, तबाह हैं और वो मांग पूरी नहीं हो रही है, तो इस तरह की बात भी हमारे व्यंग में और ये कहानियों में होते हैं। जी, तो ये जो आप कह रहे हैं कि सामाजिक पटल से ही आप विषय वस्तु चुनते हैं, पात्र चुनते हैं, तो इनमें ड्रामेटाइजेशन करने में और उसको कहानी का एक रूप देने में कौन कौन से सोपान या तत्व कहे जाने चाहिए, आप सुझाना चाहेंगे? नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब बहुत संस्कृत निष्ठ ना हो शब्द या भाषा, और उसको ऐसी इस तरह से हम परोसे उस बात को, अपनी बात को, अपनी सोच को, कि जो पाठक है उस तक बात पहुंचे, उस तक संप्रेषित हो। तो जो मैं कहना चाहता हूं अपने कहानी के माध्यम से या व्यंग के माध्यम से या किसी कविता के माध्यम से भी, तो वो सही सही अगर संप्रेषित हो रही है पाठक तक, तो मुझे लगता है कि रचना की सार्थकता भी यही है, लेखन की सार्थकता भी यही है। जिसके लिए आप लिख रहे हैं अगर उन तक बात पहुंच रही है, तो वो इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। तो कोई अगर कविता पढ़ता हो या कहानी पढ़ता हो या व्यंग पढ़ता हो, तो उसको लगता है, मैंने कई लोगों ने मुझे बताया कि ये तो लग रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं इस कविता में हूँ, कहीं ना कहीं मेरी ही बात इस कहानी में कही जा रही है। या व्यंग जो आपने विषय चुना है, लगता है कि ये तो मैं खुद सोच रहा था इस तरह से कि इस पर कुछ क्यों नहीं कोई कह पा रहा है। तो इस तरह के विषय जो जो पाठक के दिल को छू रहे हैं, पाठक तक मेरी बात पहुंच रही है, उन तक संप्रेषित हो रही है, तो मुझे लगता है कि यही भाव सबके साथ होना चाहिए। जो भी लिख रहे हैं, जो लेखक हैं, उनको ये जब पाठक तक बात पहुंच रही है, तो लेखक का तो ये उद्देश्य भी यही है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, वो अगर संप्रेषित हो रही है सही सही तरीके से, तो फिर वो उसकी सार्थकता है, लिखना सार्थक है। आपकी विषय वस्तु के आधार पर सबसे प्यारी पुस्तक और सबसे न्यारी पुस्तक कौन सी है या कहानी कौन सी है? अभी उस तरह से तो मैं कहूंगा कि जो मैंने लोक कथाओं का संकलन किया है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम मैंने किया है। मुझे लगता है, बाकी तो आप जैसे सुविज्ञ और सुधीजन बताएंगे और विद्वान लोग बताएंगे कि सही में कितना सार्थक काम किया है आपने। तो जो जो लोक कथाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही है, और आज के डेट में गांव शहर ही नहीं, गांव तक में सोशल मीडिया की पहुंच बहुत तेजी से हो गई है। और लोग बच्चा लोग के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, गांव गांव सड़क हो गई है, गांव गांव बिजली पहुंच गई है, तो ये सबसे जुड़ना आसान हो गया है उनके लिए भी। अब कोई अछूता नहीं रहा सोशल मीडिया से और लोगों की पहुंच से एक तरह से। तो गांव का आदमी भी बड़े स्तर पर एक लंदन अमेरिका के लोगों से जुड़ रहा है, आसानी से जुड़ सकता है भी है आसानी से। तो ऐसे में लोक कथाएं कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे जो दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी, मुझे याद है गांव में बिजली नहीं होती थी, हम खुले आसमान के नीचे छत पर हम सो रहे होते थे, छोटा सा दिया जल रहा होता था। जी, दिया जल रहा होता था, और कुछ समय के बाद वो भी बुझा दिया जाता था, और हम तारों के बीच में तारों से बात करते थे, दादी नानी कहानियां सुनाती थी, दादाजी सुनाते थे। सही तो है। इस तरह का जो समय था, तो वो जो सुख था, जो सुनने का सुख था, वो जो जीवन था, वो अब कहाँ रहा। मुझे नहीं लगता है कि अब आज तो इतनी भौतिकतावादी हो गई है जिंदगी, तो वो उस तरह से, तो ये चीजें मैंने विलुप्त होती जा रही। मुझे लगा कि इस चीज को जीवन बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए एक संग्रह आना जरूरी है और लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लॉकडाउन के दिनों में मेरे पास कई फोन आए कि कहाँ से मिल सकती है किताब। तो मैंने कहा कि आपके अगर राष्ट्रीय राजधानी में है या राज्य की राजधानी में है, तो वहां इसका ये स्टॉल है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप इसे मंगा सकते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे, वो जो घर में जो बच्चे अभी भी स्कूल कॉलेज ढंग से खुले नहीं है, तो
वो चीज वो उस समय मुझे लगा कि और उन्होंने इतनी मतलब प्रशंसा की कि आपने तो बहुत बड़ा काम किया है संकलन करके। मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब एक अच्छा काम मैंने किया है। आपको एक छोटा सा प्रस्ताव देता हूँ। जी मैं लोक कथाओं पर 15 वॉल्यूम तैयार कर चुका हूँ, जी जी, बहुत बढ़िया। अरे जो वाह। स्टेज पर हैं। अभी मैंने घोषित नहीं किया था, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु नो, नॉट इवन माय वाइफ नोज अबाउट इट। जी जी जो मेरी क्या बोलते हैं उसे, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग भी देखती हैं, जी जी उन्होंने नहीं देखा। तो मैंने संकलन करके परिमार्जन करके जो कुछ भी कर सकते थे जी जी तकरीबन 15 तैयार कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि जो काम आप कर चुके हैं जी जी उसके अलावा हर जी जी प्रदेश की मैं और करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उस पे जहाँ जहाँ का आपको एक्सेस हो या पहुंच हो सके, उसके ऊपर आप हमको थोड़ा सा बताइएगा, जी जी तो करते हैं मिलके काम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हम इसे 20 वॉल्यूम पहुंचाना चाहते हैं, जी जी बहुत बढ़िया। 15 के करीब तैयार हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। और अगली बार जब मिलते हैं तो उसका पूरा खाका हम तैयार कर लेंगे, अब किस तरह से करने करेंगे। आपको अनुभव है तो हम भी थोड़ा सीखेंगे। अभी तो हमने जिस स्टेज पर है उनमें अभी भी कोई ना कोई चेंज किया जा सकता है, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हम आपके अनुभव का फायदा उठाएंगे। मुझे खुशी होगी। ये आजकल लेखकों के द्वारा जो बहुत कुछ लिखा जा रहा है, आप उसकी सार्थकता या पाठक के साथ उसका जुड़ाव कैसे देखते हैं? क्या कारण है कि पाठक उतना आकर्षित नहीं हो रहा? देखिए एक्चुअली है क्या कि लोग सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे वो एक तो होता है कि जब आपको आप दिल से लिख रहे हैं तो जरूर दूसरे के दिल तक भी बात पहुंचेगी आप। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ लिखने के लिए अगर लिखना हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि यही कारण है कि जो पाठक है बड़े लेवल बड़े स्तर से जुड़ नहीं पा रहा है। ये मुझे ये लगता है। तो एक कहीं ना कहीं हम जब देखिए एक दिशा देने वाला हो काम करता है लेखक। ठीक बात है। बहुत सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं लेकिन लेखन जो है, जो पुस्तकें हैं वो जीवित रहती हैं, वो हमेशा बनी रहती हैं। उनकी सार्वकालिकता और सार्वदेशिकता वो बनी रहती है। जी हम चले जाएंगे लेकिन पुस्तकें रहेंगी। तो ये जब जब किसी उद्देश्य के साथ, किसी संदेश के साथ अगर लिखा जा रहा है तो उसकी सार्थकता हमेशा बनी रहेगी। और जहां कई लिख रहे हैं लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ लिख लेने के लिए लिख रहे हैं, तो वहां मुझे लगता है वो बात रहती नहीं है। मतलब वो इस कारण शायद पाठक जो है जुड़ नहीं पा उसका स्थायी भाव टूट जाता है। रहा, अस्थायी भाव टूट जाता है। जी जी बिल्कुल। मैं याद आ रहा है मुझे, एक नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन एक महान वरिष्ठ लेखिका ने ये चीज कही थी जी कि लोग अपना कद देख करके और अपने कद को ऊंचा करने के लिए लिख रहे हैं, जी जी बिल्कुल। जनता और पाठकों की चिंता नहीं है। तो वही चीज आज आपने कही तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने जी कहा। जी नहीं नहीं नहीं, मैं भी इसी मत का हूं कि जब तक आप लेखन अगर स्वदेश्य नहीं होगा तो वो बात वो पाठक तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आप किसी मिशन, एक लिखना, एक लेखन एक मिशन है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप समाज को दे रहे हैं कुछ, आप देश को दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपको पढ़ेगी तो वो क्या सीखेगी, क्या पढ़ेगी, क्या आप संदेश देना चाहते हैं, तो वो चीज आपके लेखन में होना चाहिए। तो वो ठीक। बात पहुंचती है सलीके से पाठक तक। व्यंग के क्षेत्र में आप क्या देखते हैं आजकल? विशेष करके देखा जा रहा है कि हर दूसरा आदमी व्यंगकार होता जा रहा है। तो वैसे तो व्यंग जो है ना वो एक बड़ी पुरानी विधा है। क्षेमेंद्र का उल्लेख किया जाता है 930 ईस्वी में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सैटायर से उत्पन्न हुआ। आपकी राय क्या है कि व्यंग इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है, और क्या इसमें कुछ गहराई या गंभीरता है भी कि नहीं है? ये कि बहुत कुछ तो कूड़ा लिखा जा रहा है। बहुत कुछ कूड़ा लिखा जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि
अच्छे लेखन लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे लिख भी रहे हैं। मैं खुद अपने बारे में कहा, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखता हूँ बहुत सही लिखता हूँ जी उसमें। अब जैसे हम हरिशंकर प्रसाद जी का उल्लेख करते हैं या सर जोशी जी का उल्लेख करते हैं, हम कितने उनके आलेख हम याद रखते हैं, कुछ 4-5 हमें याद है कि ये उनका पात्र है और इस विषय पर उन्होंने रखी थी बात। तो ऐसे ही जो रचनाएं सारा जो लेखन है वो सारी कालजयी नहीं होती, कुछ रचनाएं बहुत बिल्कुल कालजयी होती है जो सदियों सदियों तक चलती रहती है। तो और ऐसे में आज के डेट में हर कोई अगला जो है कि व्यंगकार हो रहा है या लिख रहा है, इसमें दो मत नहीं कि व्यंग विधा के रूप में पॉपुलर हो रही है, लोकप्रिय हो रही है, विधा के रूप में पॉपुलर हो रही है, पॉपुलर हो रही है। नो तो डाउट। ये इस तरह से एक सकारात्मक भाव अगर हम इसका लें कि बहुत लिखा जा रहा है, तो मतलब कि लोग व्यंग विधा पढ़ रहे हैं और लोग लिखना चाह रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत लोग अच्छा लिख भी रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग अच्छे लिखते हैं जी। लेकिन कई है कि सपाट बयानी है या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अगर लिखें तो वो गलत है। और लोग बहुत कुछ ऐसा हो भी रहा है इस तरह से, तो वो व्यंग नहीं है, मैं उसे व्यंग नहीं मानता। देखिए, इंडिया नेट बुक्स ने व्यंग पर बहुत काम किया, आपको पता है। जी बिल्कुल। आगे भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अब तक 75 किया था शुरू में टेस्ट लेवल पे। जी। फिर उसके बाद 251 अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकारों पर किया काम, काफी अच्छा निकला वो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। अब हम 251 व्यंगकारों वाली जो व्यंग रचनाएं हैं उनका अंग्रेजी में तर्जुमा करा करके इंग्लिश कलेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। व्यंग कोश, हिंदी व्यंग कोश की टीम लगा रखी है जो काम कर रही है। अभी लगता है मुझे इस काम में टोटल कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में वो किताब काम आए। बिल्कुल। हास्य को मैंने व्यंग से अलग कर दिया है और हिंदी हास्य कोश पर दूसरी टीम को काम में लगाया है। तीसरी जो प्रोजेक्ट हमारी हमने उठाई है वो है व्यंग की व्याकरण। जी। तो उसमें सभी जो स्मृति शेष भी हैं उनके भी टच लिए हैं और उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने आलोचनात्मक आलेख लिखे हैं। और कोशिश ये है कि सारे के सारे पक्ष जो व्यंग्य शास्त्र के हैं उनका हाईलाइट हो सके उससे एक जगह पर। तो सबको ही है, लेकिन एक जगह पर होने से तो कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि आप जो लिख रहे हो वो उचित है या उसमें और कुछ। तो इस एंगल से व्यंग पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे ही प्रवासी भारतीयों पर हम बहुत काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के लेखन को प्रकाशित करने के लिए हमने अमेरिका में एक नई कंपनी की स्थापना की, इंडिया नेट बुक। जी बहुत बढ़िया सराहनीय काम कर रहे हैं। और वहाँ का काम हम हिंदी का ऐसा कर रहे हैं कि हम हिंदी सीखने की पहली किताब से शुरू किया हमने। जी कि अंग्रेजी माध्यम से हिंदी को कैसे सीखा या सिखाया जाए, जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं किताबें और वो व्यवहार में भी आने लग गई हैं। तो हमने वहां से उठाया भी देश में प्रवासी भारतीयों को। प्रवासी भारतीय संगमन के थ्रू हमारी ही एक अनुस्वार की संगमन है, तो उसके थ्रू हम काव्य कोश, प्रवासी काव्य कोश बना रहे हैं। जी। इसके बाद कविता और कहानियां और लघु कथा पे काम करेंगे। तो हम इन प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं तो हमें आप लोगों का फीडबैक मिलता रहता है, तो बड़ा है समझदारी से काम करना, परिवर्तन करना, ये सब आसान हो जाता है। इन्हें बहुत ही अनुकरणीय काम आप कर रहे हैं और इतने बृहद स्तर पर आप परियोजनाओं को लिया है और बड़ा काम। 2 साल की परियोजना। बिल्कुल। जी। तो मुझे तो व्यंग का भविष्य उज्जवल नजर आता है। ठीक है, कुछ कमजोर लिख रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब एक्चुअली ये सब मतलब प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं इसको हम छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये सब चलता रहता है। और उसमें से जो अच्छा है वो छंट कर आएगा ही आएगा।
देखो, हमें तो आप लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है जी कि हम गद्य लिख नहीं पाते हैं, जी जी और आप लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ललित जी तो रोज एक लंबा सा व्यंग, हाँ बिल्कुल आधे बिल्कुल। पृष्ठ, समाचार पत्र के आधे पृष्ठ का व्यंग, और 5 कविताएं लिख देते हैं। हमको तो हाँ लगता है कैसे लिखते, कैसे इतनी गति मेंटेन कर लेते हैं। ये तो बड़ा दुरूह कार्य है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम एक किताब उठा लेते हैं तो उसके ऊपर पढ़ते पढ़ते शून्यता की तरफ पहुंचने लगते हैं। अभी हम अहिल्या पे काम कर रहे थे, 1.5 वर्ष हुआ, हमने चारों वेद पढ़े, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और 18 पुराण पढ़ डाले। जी, अरे वाह। तो इतना विस्तृत अध्ययन करने के बाद किताब तैयार होती 1.5 2 साल में। जी नहीं, में देखना पड़ता है मनोविज्ञान क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन क्या होगा। लेकिन आप लोगों का जो लेखन कार्य है इतनी फटाफट होता है कि मुझे ईर्ष्या होती है। मुझे लगता है मैं भी लिखूं, लेकिन लिखता हूं तो मुझे गद्य लिखना आता नहीं। नहीं आप ही काफी काफी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, ऐसा नहीं नहीं, हम तो वहीं अपनी वाली पटरी पे चल रहे हैं। है। मेरे को अच्छा लगता है, छंद छंद में भी लिख लेते हैं, छंद मुक्त भी लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। कविता में मेरे को एक्सप्रेशन आसान है। जी जी कहानी, व्यंग, लघु कथा कठिन काम है। हमने थोड़ा समीक्षा पर कुछ करने का प्रयास किया है, तो हमने 3 किताबें लिखी, एक महादेवी पर, एक मुक्तिबोध पर, और एक उद्भ्रांत जी हैं उनके लिए शुरू में लिखी थी। तो उसमें तो ठीक लगा थोड़ा थोड़ा। प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो साहित्य में योगदान आ रहा है, उस योगदान को आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका है। और जो देखिए, बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की विदेशों में रहती है, बाहर रहती है, अनेक देशों में रह रही है, और वहाँ के जीवन का, वहाँ के समाज के बारे में लिख रहे हैं। और वहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं वैसे, जो लोग रहते हैं वहाँ भी एक तरह से एक लघु भारत वहाँ पर बसता है। ठीक बात है। तो ऐसे ऐसे में वो अगर वहाँ के जीवन से, वहाँ के जो वातावरण है वहाँ का, और जो जो भारतीयों का जो उनकी जो भाषा है, जो बोली है, वो कैसे बचाए हुए हैं, अपने संस्कार कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे व्रत त्योहार वहाँ पे वो लोग मना रहे हैं, भारतीय व्रत त्योहार जो हमारे हैं, जो जो संस्कार हैं, तो वो वहाँ पर बनाए हुए हैं, मुझे लगता है। और जी, जो मैंने पढ़ा है अब तक, नहीं वो बिल्कुल बनाया कैसे हुआ देख रहे संभव, हैं। जी जी, वो कैसे संभव हो पाता है? इस तरह से अगर लेखन हमारे प्रवासी भारतीय लोग लिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा काम, सही में जो लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत सक्रिय भी हैं। जी, जी जी एक और क्षेत्र है जिस विषय पे, जिस क्षेत्र में मेरे को थोड़ा नजर जाती है बार बार, वह है अनुवाद का, जी जी अनुदित साहित्य। जी जी मैं ऐसा कई प्रोग्राम भी मैंने सुने, और मेरी सोच भी जागृत हुई थोड़ी सी। तो पहला तो काम तो हमने ये किया कि अनुस्वार पत्रिका के अंदर हमने एक स्तंभ दे दिया अनुदित साहित्य का, कि कम से कम 1 2 रचनाएं उसमें पब्लिश होती हैं। दूसरी चीज, मैं ये देखता हूं कि जितना अनुवाद कार्य है उसका अधिकांश हिस्सा साउथ से आ रहा है। जी जी यानी कि साउथ की मलयालम, कन्नड़ या तमिल भाषा जैसी भाषाओं के साथ जो जुड़े हैं, जो उनकी मातृभाषा है, उससे वो हिंदी में तर्जुमा कर रहे हैं। जी जी लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आप भी मेरी बात से सहमत हो गए, जी कि उत्तर भारत का कोई भी व्यक्ति दक्षिण भारत की किसी भाषा को समझ के, सीख के, हिंदी के साहित्य को उस भाषा में नहीं ले जा रहा। यानी बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, इस बात से सहमत हूँ कि जो जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, या जो खास करके हिंदी प्रदेश के जो लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, वो उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, जो कि हिंदी को पहुंचाने की चिंता तो बहुत व्यक्त करते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे और उसका साहित्य का अनुवाद किस तरह से हो, जो तो वो चीज काम नहीं हो रहा है। आप एक छोटी सी चीज लें, आप कहानी के शिखर पुरुष के तौर पर आप याद करते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद, जी जी आज तक प्रेमचंद का एक उपन्यास या कोई कहानी संग्रह किसी दक्षिण भारतीय भाषा में नहीं गया, जी, इन्हें नहीं किया। लेकिन लेकिन उधर भी लोग काफी, मैं कहूंगा सक्रिय, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ ये बात। नहीं है, सक्रिय है।
जी वहाँ जी बहुत काम कर रहा है। बंगलौर में तो एक ऐसी कंपनी है जो मल्टीपल लैंग्वेज का, मल्टी लैंग्वेजेस का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें आप एक शब्द किसी लैंग्वेज का डालोगे तो 12 या 18 लैंग्वेजेस का आपको उसका एक साथ। पर्यायवाची समकक्ष शब्द जी मिल जी जाए। जी जी। काम तो हो तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश अनुदित साहित्य वो है जो दक्षिण भारत में लिखा गया है और उसे हिंदी में तर्जुमा किया गया। जी जी तो जी ये तो उन लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने अपने साहित्य से हिंदी भाषियों को परिचित कराया। जी जी, बिल्कुल भाषियों बिल्कुल। ने अपने साहित्य से परिचय कराने का प्रयास नहीं किया। जी जी, नो कमी है। मैं एक बात तो मैं अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो अक्षर पद में मेरी कविता प्रकाशित हुई थी पत्रिका में, वो पत्रिका उन तक वहां पहुंच रही होगी। उन्होंने कहा कि आपकी फोन किया बजाता, उसमें नंबर होता है जो मोबाइल नंबर उस पे, जी। कि आपकी कविता पढ़ी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका मैं मलयालम में अनुवाद करना चाहता हूँ। हम्म। तो उन्होंने उसको, मैंने कहा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मेरी कविता आपको पसंद आई और आप इसको मलयालम में अनुवाद करना चाहते हैं। तो फिर वो उन्होंने अनुवाद किया उसका, और वो मलयालम की पत्रिका में छपी वाह। बजाता। और वो वहां फिर मुझे व्हाट्सएप उन्होंने किया कि हम्म। आपकी रचना छपी है। वाह। तो ऐसे लोग वहां पर सक्रिय हैं, काम कर रहे सक्रिय हैं और हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर भारत से जुड़ना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं। मेरी एक छोटी सी रचना है, प्रबंध कविता है, वासव दत्ता। जी जी वासव दत्ता लिखते समय में छायावादी खुमार में था, तो उसकी जो भाषा थोड़ी सी तत्समरूपी है, लेकिन कहानी का प्रवाह बहुत अच्छा लेती है। जी अब तक उसका अनुवाद तमिल, मलयालम, जी जी, उड़िया, बहुत बढ़िया। बंगाली, मराठी और डोगरी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश और हिंदी, इतने में हुआ। तो यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि इंग्लिश का अनुवाद भी दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति ने किया, जी हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद। तो हम ये देखते हैं कि ये कार्य जो है ना महती तौर पर वहाँ जी हो रहा है। व्यक्तिगत अनुभव ये चीज कहता है। हाँ, पहले जो हमारे बड़े साहित्यकार रहे हैं वो उनकी कोशिश रही है। और ये एक बार मैंने ये ययाति उपन्यास पढ़ा, वो वो हिंदी में, मराठी से हिंदी में अनुवाद किया हुआ। हाँ हाँ, है मेरे पास में। जी जी। या फिर द्रौपदी मैंने पढ़ी, वो प्रतिभा राय हैं, उड़िया लेखिका हैं, बहुत बड़ी हाँ, लेखिका हैं, उपन्यासकार उन्होंने हैं। कोणार्क पर भी लिखा है, जी जी। तो उपन्यास उनकी, कोणार्क पर लिखा है। जी तो उनकी पढ़ी, तो ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं, काफी हो रहा है, लेकिन यह है कि जिस गति से होना चाहिए वो गति, उस गति से नहीं हो रहा है। जी जी, उनका अनुवाद। ऐसा ही एक पक्ष है। आप तो खैर राजकीय सेवा में हो, तो आप और गहराई से देख रहे होगे। मैं ये देखता हूँ कि राजभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बजट भी आते हैं, प्रोग्राम्स भी आते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है या उनका जो बेनिफिट है वो सतही तौर पर ही आ पा रहा है। राजभाषा में जो तकनीकी शब्दावली डेवलप की गई है वो संस्कृत जानने वालों ने डेवलप करी, तो इसलिए वो कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करना उन्होंने जो कर दिया कि यही इसका सबसे सही सार्थक शब्द है। तो तकनीकी शब्दावली अगर आप देखें और विशेष करके अगर आप विधि शब्दावली देखें तो आपको विधि विधान सारे के सारे जो है ना याद आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और राजभाषा में कार्यक्रमों में क्या हो रहा है, चिट्ठी लिखने पे कार्यशाला हो रही है, नाम पट्टिका लगाने पे हो रही है। इन सब जी चीजों से जी, क्या रखा है, लोगों को हिंदी पहुंचाओ, पढ़ाओ, ये मुझे इम्पोर्टेंट। लगता है कि ये राजभाषा, मतलब कार्यालयी भाषा हिंदी हो, इसलिए शायद उसका एक राजभाषा क्रियान्वयन समिति भी है, वो कोशिश करती रहती है, ये सब चल रहा है। लेकिन वही जो रूटीन के काम है कि नाम बस पट्टिका हिंदी में होनी चाहिए, और ये आज का विचार लिखेंगे, आज का शब्द लेखन, लिखेंगे, जी जी, इन लेखन सब। टिप्पण हो, प्रारूपण हो, ये सब हिंदी में हो, इस तरह से कोशिश है। लेकिन जितना काम हिंदी को हिंदीतर प्रदेशों में पहुंचाने का काम फिल्मों ने किया है या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों ने किया है, वो बेजोड़ है, उसका कोई सानी नहीं है। जी। आज के दिन, मतलब जो दक्षिण भारत के जो युवा हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में है, वो उनका ट्रांसफर इधर होता है उत्तर भारत में, या कानपुर में या दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में,
या पटना में इस तरह से हो जाता है, तो वो काम करते हैं, वो हिंदी सीखते हैं। सीखते हैं। उसी अरे, तरह से बिल्कुल सही उसी कहा। तरह से जी जी उसी तरह से अगर उत्तर भारतीय अगर वहां जा रहे हैं, वो वहां के संस्कृति समाज से परिचित होते तो हैं, लेकिन वो मलयाली नहीं सीखते हैं, कन्नड़ नहीं मलयाली, सीखते हैं। करेक्ट, यही मेरा जी, कहने का मतलब। ये है। लेकिन हिंदी का प्रचार तो हो रहा है, लेकिन हिंदी का प्रचार तो सर, आप इस बात से ही मैं कह सकता हूं कि मैं तो अभी छोटा, थोड़े समय से प्रकाशन में संलग्न हुआ हूं, लेकिन मैंने तंजानिया, जी जी मॉस्को, टर्की, जी जी जर्मनी, नॉर्वे, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन जी 9 जी कंट्रीज के में जो हिंदी के लेखक हैं, जी उन जी उन लोगों की किताबों पर काम किया है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर रह करके जो हिंदी भाषी लोग हैं और भारतीय लोग हैं, वो अपना काम जारी किए रखे हुए हैं। बहुत सी जगहों पर हिंदी प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, बहुत सी जगहों पर हिंदी की चेयर चल रही, क्रिएट की गई हैं। तो जी जी विदेशी सरकारें भी हिंदी को समझना चाहती हैं और जी हिंदी जी का ज्ञान बढ़ाना चाहती हैं। जी हमें जी भी कुछ और करना चाहिए इस बारे में। इस पे विचार कीजिए, 1-2 प्रोजेक्ट अगर हो तो हम लोग उसके ऊपर काम करें, क्योंकि बिल्कुल। मेरा मेरा उद्देश्य पैसा कमाना तो है नहीं, आपको जी पता जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और ना मुझे इससे ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ये चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आए। जी जी बिल्कुल। इस पर जरा थोड़ा सा विचार जी हो जी, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की जो संपर्क भाषा है वो तो हिंदी ही है। और हिंदी, जो लोग डरते हैं कि हिंदी का ये हो रहा है, ह्रास हो रहा है या पहुंच नहीं रही है, इतने साल हो गए आजादी के बाद भी हिंदी राजकाज की भाषा नहीं बनी है, तो ये अब जो उसका जो भी कारण रहा हो, कहीं ना कहीं सरकार भी कहीं दोषी है उसके लिए। लेकिन जो वैसे जो काम कर रहे हैं हिंदी के लिए, या फिल्में हैं, या फिर टेलीविजन धारावाहिक हैं, या फिर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो एक हाँ, प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हैं, जो ये आप अपनी सही कह एम्प्लॉइज रहे को। हैं। दक्षिण भारतीय जो युवक हैं, जी वो जी कंप्यूटर वगैरह के क्षेत्र में भी ज्यादा जा रहे हैं। जी, ज्यादा जा रहे हैं। और जी मैंने जो आपको बताया था कि मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम जो बनाए हैं, जी जी वो दक्षिण भारत का ही एक युवक युवक है। जी जी बिल्कुल तो दक्षिण भारत में काम हो रहा है, हमें प्रयास करना चाहिए कि उत्तर भारत में भी हम तैयार करें ऐसे ऐसे बिल्कुल स्कूल। और बिल्कुल। आप उसकी कमान संभालो और जी एक जी एकेडमी बनाएं, जी जी बिल्कुल। हिंदी अनुवाद अकादमी बनाई जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी और जी, अनुवाद पर काम किया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत मौजूद। जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे अनुस्वार हमने हिंदी में निकाली है, हम बहुत जल्दी लॉ में भी एक हिंदी की किताब मैगजीन ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लीगल आदमी हो गए, कुछ तो करना चाहिए। और क्या बिल्कुल। अब तक अंग्रेजी में लिखते रहेंगे हम। जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आप एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ जी जाना कुछ अनजाना तो है, जी लेकिन जी आपके दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ कि साहित्य के से इतर जी। आपके हॉबीज क्या क्या है। साहित्य तक मैं मतलब फिल्में वगैरह देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, गजल मुझे अच्छे लगते हैं, गजल सुनना। जी और जी। जगजीत सिंह को मैंने बहुत सुना है कॉलेज के दिनों में। जी जी, उनके कंसर्ट वगैरह मैं स्पेशली जाता था सुनने म्यूजिक से के लिए। आपको विशेष रुचि है। जी जी, अच्छे अच्छे म्यूजिक अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है नहीं, सुनने से। सुकून मिलता है, म्यूजिक तो सूदिंग रेमेडी कहा गया है। जी 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 बिल्कुल। डिजिटल युग में जो ये परिवर्तन देख रहे हैं आप, कि लोग किताबें छोड़ करके किंडल पे जा रहे हैं या मोबाइल पे ही डाउनलोड करके देख पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इन सब चीजों से भविष्य में साहित्य सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, या ऐसा आपको लगेगा कि प्रकाशन के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि प्रकाशन के कार्य समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें मतलब एक बदलते माहौल को देखते हुए, बदलते परिवेश को देखते हुए, और तकनीक में जो परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है तकनीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिजिटली भी तैयार कर रहना पड़ेगा।
हम उस माध्यम पर भी हम अवेलेबल रहें, या प्रकाशक उस माध्यम से भी किताबों को उपलब्ध कराते रहें, ये जरूरी है। सिर्फ मुद्रित प्रति ही पर ही फोकस करेंगे तो वो उससे बात बनेगी नहीं। आने वाले समय में, अभी तो चल रहा है, ठीक बात लेकिन है। आने वाले समय में एक चैलेंज के रूप में इसके लेना चाहिए और तैयार करना चाहिए अपने आप को। उसने यहाँ बहुत है, आपने भी बहुत काम किया है, इंडियन जी राव एजुकेशन में साहब, बहुत हम काम लोगों किया ने है। तो स्पष्ट रूप से काम किया है। पिछले 3 सालों में तकरीबन 450 के आसपास किताबें हमने पब्लिश करी, जी विच जी इज कहना चाहिए बल्क प्रोडक्शन जी किया जी है। और अभी भी हमारे पास 250 किताबें पाइपलाइन में हैं। हमने क्या किया है कि जो अच्छी किताबें हैं उन किताबों को किंडल में भी कन्वर्ट किया हुआ। हम जी जी तकरीबन 80-85 किताबें ऑलरेडी किंडल पे डाल चुके हैं। फिर अमेरिकन कंपनी के माध्यम से हम इसे ग्लोबली भेज चुके हैं। जी जी Amazon.in पे ही नहीं, Amazon.com पर भी हमारी किंडल बुक्स अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल। दूसरा क्या किया हमने, साहित्य को ऑडियो विजुअल में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ये जो हम आप आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं या साक्षात्कार कर रहे हैं, ये उसी प्रक्रिया का एक अंग है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं या साक्षात्कार होते हैं, ये सारे यूट्यूब पे हम इंडिया नेट बुक्स चैनल के ऊपर सारे के सारे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद लोगों की गाई हुई या रिसाइट की हुई कविताएं, उनकी अपनी किताब के संदर्भ में कोई भी अगर उन्होंने टिप्पणी करनी चाहिए तो वो, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हम डिजिटली करने की जी कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसी इसी तरह से हमें आगे जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा कि हम डिजिटली भी, डिजिटल जो फॉर्मेट है उस पर भी हम अवेलेबल रहें, उपलब्ध हों। ये इससे है कि मतलब पाठक जो है वो जाएगा नहीं, चाहे किंडल पे पढ़े या फिर मोबाइल पे पढ़े या लैपटॉप पे पढ़े, वो पढ़ेगा। पढ़े पढ़े। और हम आपको हम पाठक को पढ़वाए बिना नहीं रहेंगे। जी नहीं, हम इस दिशा में जो 2-3 प्रयास किए हैं वो आपसे साझा करता हूँ। सबसे पहला प्रयास तो हमने ये किया कि आज की डेट में हिंदी की पहली पुस्तक जी जी एयरपोर्ट्स पे इंडिया नेट जी बुक्स से पहुंच रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम किया आपने। तो एयरपोर्ट पे मैंने पहुंचा दिया जी जी पाठक के लिए। जी जी बिल्कुल। दूसरा, एएच व्हीलर के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उन्हें किताबें दे रहे हैं। अभी वो उनकी गति नहीं आई है, जी लेकिन जी एएच व्हीलर के थ्रू सारे रेलवे लिंक नेटवर्क पर आपको किताब अवेलेबल होगी। जी बहुत बड़ा काम। अमेजॉन है, जी जी फ्लिपकार्ट है, गूगल बुक्स है, इन सब पे हम किताबें उपलब्ध करा रहे हैं आपको। और हमारी वेबसाइट भी इनेबल हो रही है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट्स पे भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने ग्लोबल रीच के लिए आपको बताया कि अमेरिका में भी एक कंपनी सेटअप की है जी जी बिल्कुल। और वो अपना काम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़ा काम हो रहा है और बड़े लेवल पर काम हो रहा है आपके माध्यम से। जी अब आखिर में आपसे मैं सुनना चाहूंगा, जी जी आपके समकालीन, आपके पीयर लेवल पर जो हैं या उदीयमान जो लेखक हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ने टिप्स तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक बहुत बहुपठित रचनाकार बने। ठीक बात है। सिर्फ लिखना नहीं है, मतलब लिखने के पहले पढ़ना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। जो हमारे समकालीन हैं उनको पढ़ें, जो हमारे अग्रज जो लिख गए हैं उसको पढ़ें, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो अगर लिख रही है तो उसको भी पढ़ें। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हम मजेंगे, लिख भी पाएंगे। उतना ही मजेंगे। वो उतना ही मजेंगे, उतना ही अपनी लेखनी को तराशेंगे, और तराशने के बाद जो पाठक तक हमारी बात पहुंचेगी उसमें जो दम होगा दम हो। वो कोई नकार नहीं सकता है। ये एक हम मैं तो यही कहूंगा कि हमें बहुपठित रचनाकार बनना है। हमें सिर्फ लेखक नहीं, लिखना नहीं, लिखने के पहले हम बहुत कुछ पढ़ें, समझें, बुझें, जानें और उसके बाद लिखें। तो वो जो पाठकीयता जो बनती है हमारे लेखन की, जो पाठक जिस तरह से जोड़ेगा उसका कोई सानी नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी बात कह दी आखिर में, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि मेरे हिसाब से भी सबसे ज्यादा व्यवहारिक जरूरत है आज की डेट में लेखकों के लिए, कि वो अपने आप को और सुदृढ़ बनाएं, अपने क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक इन ट्रेड। जी जी। आपकी भावना, आपका ज्ञान स्टॉक इन ट्रेड है, जिसे आप परिवर्तित करके नई ऊर्जा देकर कहानी कविता में लिखते हैं। तो सब लोगों को अपना स्टॉक इन ट्रेड अपडेट रखना चाहिए, जैसे न्यू फैशन का कपड़े रखते हैं, ड्रेस रखते हैं, तो इस तरीके से इक्विप रखना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया, और कई नई बातें पता चली। एक तो ये पता चली कि आप म्यूजिक में इतने गहराई तक गए हुए हैं, और ये भी कि हमें पता चला है कि आप कुकिंग में भी पारंगत हैं। कोशिश करता हूँ, बस बना खा लेता हूँ बस। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए। कभी अगर अकेले रहने का मौका मिलता है तो मैं कुछ पहल कर लेता हूँ, मतलब ये। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के साक्षात्कार का समापन करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार कि मुझे अपनी बात कहने का आपने मौका दिया, और बहुत खोद खोद कर निकाला आपने बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।